हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथम फंक्शन। कि जो एक्सपोनेंशियल और लोगारिथम फंक्शन है ये होते क्या हैं। अब देखिए, जो आपकी बुक है, जो आप एनसीईआरटी मैथ पढ़ते हो या फिर आप एलिमेंट्स मैथ पढ़ते हो या फिर आरडी शर्मा मैथ पढ़ते हो, उसमें कुछ चुनिंदा बातें लिखी गई हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथम फंक्शन के बारे में। और अगर आप बुक से पढ़ते भी हो तो वो इजिली इतना समझ में नहीं आता कि पढ़ने मात्र से ही आपको वो सारा क्लियर हो जाए, यानी उसके बारे में काफी डीपली आपको पढ़ना होता है, तब जाके कोई चीजें आपको समझ में आती है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है होता क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद हम इसको डीप में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अब डेफिनेशन क्या कहती है, द फंक्शंस, यानी कि वो फंक्शंस which have a variable x in its power is known as एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी जो जर्नल है वो डेफिनेशन है। अब देखिए, अब तक आपने किस टाइप के फंक्शन देखे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी कि जो वेरिएबल है x उसकी पावर आपने कांस्टेंट देखी है इस तरीके से, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब होगा, इस तरीके से। यानी कि जो वेरिएबल की पावर है वो हमें क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि वो सारे फंक्शन जो वेरिएबल x को अपनी पावर में रखते हैं, यानी कि जैसे अगर यहाँ से एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं भी 5 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, 2 टू द पावर x, इसी तरीके से e की पावर x एटसेट्रा। ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं जी, ये सारे के सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये तो है इसकी जनरल सी डेफिनेशन। अब अगर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हियर y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, जो किस फॉर्म में होता है, लेट सपोज वो a की पावर x इज इक्वल टू b की फॉर्म में, यानी कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है जो क्या है, a की पावर x इज इक्वल टू b है, वेयर जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो 1 से। जहां a की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 से, तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है। यानी कि अगर मैं ये लिख दूं कि -10 की पावर x, दिस मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। अगर मैं लिख दूं कि 0 की पावर x, दिस मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। अगर मैं लिख दूं कि 1 की पावर x, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। अब उसका रीजन बताते हैं कि इसमें a की वैल्यू है जो वो ग्रेटर देन ही 1 क्यों होती है। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए अब पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। जो एक्सपोनेंशियल है, अब कोई भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो या कोई फॉर्मूला पढ़ते हो या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उस टॉपिक के नेम में ही उससे रिलेटेड कुछ बातें छुपी होती है, यानी कि उसके नाम से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब इंग्लिश का एक वर्ड होता है एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली जो किससे रिलेट करता है, एक्सपोनेंशियल से। अब इसका मीनिंग होता है तेजी से, यानी कि तेजी से बोल सकते हो या फिर इसको आप बोल सकते हो बहुत तेज। ठीक है, यानी कि अब नाम से आपको कुछ आइडिया हुआ कि कुछ ना कुछ स्पीड या फिर बहुत तेज इस टाइप का फंक्शन होने वाला है। तो यहां से देखिए नाम आपको पता चल गया। अब हम कुछ फंक्शन लेते हैं, जैसे टेक सम फंक्शंस, कुछ फंक्शंस के एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से, अभी बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल है क्या। एग्जांपल इस तरीके से लिए कि y इज इक्वल टू, एक तो फंक्शन हम मान लिए कोई x है, एक ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शन लिए हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक में तो y इक्वल टू एक्स यानी कि x की पावर 1, आगे इनकी पावर इंक्रीज कर रहा हूँ।
अगर इन फंक्शंस के ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां से देखिए, ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और नीचे वाई डैश एक्सिस। जब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का मीनिंग जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या है 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे y भी 1, x की जगह 2, y की जगह 2, यानी कि जो इस फंक्शन का ग्राफ आता है, अगर आप इस तरीके से वैल्यू पुट के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, यानी कि ये तो क्या हो गया, ओरिजिन 0 0। अब यहां से मान लिया कि ये इस तरीके से ये पॉइंट हमें मिल जाता है 1 1, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। इसी तरीके से आगे 2 2, 3 3, 4 4, इस तरीके से। अब अगर नेगेटिव डायरेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ भी क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी -1। यानी कि किसका ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू x। ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पास होता है। अब सेकंड पॉइंट, जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, पुट x इज इक्वल टू 0 तो y भी 0, x को 1 y भी 1, और यहाँ से देखिए x को 2 पुट करोगे 2 की पावर 4 तो y की वैल्यू क्या हो गई 4। तो इस तरीके से जो इस फंक्शन का ग्राफ आता है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है इस तरीके से। ठीक है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। जब ऐसे ही आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से देखिए वो ग्राफ भी कुछ ऐसा आएगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू ये क्या हो गया एक्स क्यूब। जब y इज इक्वल टू एक्स की पावर का 4 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब इनमें आपने क्या चीज देखी कि जैसे जैसे आप x की पावर बढ़ा रहे हो, जो फंक्शन की ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो रही है। जो ग्रोथ रेट है वो फंक्शन की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कितना इंक्रीज हो रही है, यानी कि इतना ज्यादा भी नहीं, यानी कि एवरेज इंक्रीज है। ना तो हम ये बोल सकते कि तो बिल्कुल इंक्रीज ही नहीं हो रहा, यानी कि एवरेज इंक्रीज है, जिसको आराम से हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप x की पावर बढ़ाओगे तो जो फंक्शन है वो ग्रो करेगा, वो स्टिक होता चला जाएगा इस तरीके से। अब ये जो फंक्शन हमें लिखे हैं, इनके ग्राफ से हमें क्या आइडिया हुआ कि जैसे जैसे x की पावर बढ़ाई फंक्शन क्या हुआ स्टिक, यानी कि उसकी ग्रोथ रेट बढ़ गई। यानी कि काफी एक्सपोनेंशियल तो नहीं बोल सकते, यानी कि तेज फंक्शन है जिसकी ग्रोथ रेट क्या है, इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी ग्रोथ रेट इनसे भी ज्यादा इंक्रीज हो, इनसे भी ज्यादा स्टिक उसका ग्राफ हो? वो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने लिया 10 टू द पावर x, क्या लिया 10 टू द पावर x। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको जब इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो अच्छी तरीके से समझ में, एक को रहने देते हैं। अब यहाँ से देखिए, जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आई 10, जब 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी कि 10 टू द पावर 0 क्या होता है 1। जब x की जगह आपने 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो गई 100, 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1000। लेकिन इनके केस में क्या हो रहा था, ये तो बिल्कुल सेम ही वैल्यू थी 1 1 2 2। अब मान लिया यहाँ 2 स्केयर वाले में ले लेते हैं, 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 8, यानी कि जो गैप है वो काफी कम है। लेकिन यहाँ गैप देखिए 1 से 10, 2 पे 100, 3 पे 1000, यानी कि बहुत ज्यादा गैप आ रहा है नंबर्स के बीच में। जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ इस तरीके से आता है ऐसे, यानी कि वो ग्राफ एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि देखिए 0 पे वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ से हमने पास किया, 1 पे वैल्यू क्या आई 10, यानी कि बहुत ऊपर चला गया। अब अगर 2 पे देखो तो 100, यानी कि ये इतने ऊपर चला जाएगा, यानी कि उसको मेजर करना ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा होती है। ग्रोथ रेट क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, जो ये बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब हमें कैसे पता चला कि जो इसकी ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ 10 की पावर x लिया है, दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ इसकी भी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन एक समय पे हम ये बोल रहे हैं कि y इक्वल टू 10 की पावर x, इसकी भी ग्रोथ रेट क्या है बहुत ज्यादा। तो अब इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं
किसी एक x की पर्टिकुलर वैल्यू पे देखते हैं कि इन दोनों फंक्शन में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी। अब x की कोई एक लार्ज वैल्यू ले लेते हैं, टेक x इक्वल टू 10 टू द पावर 3। अभी x की एक बड़ी सी वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए देखते हैं कौन सा फंक्शन बड़ा होगा या किसका फंक्शन का ग्राफ है जो ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब देखिए y इक्वल टू x की जगह आपने क्या रखना है 10 की पावर 3 यानी कि 1000। अब 1000 की पावर क्या होगा, ऊपर क्या था 10, तो यहाँ देखिए 1000 की पावर 10 का मीनिंग क्या है कि 1000 को आपने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 को जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, एक बार लिखने पे 3 जीरो आती है, तो 10 टाइम्स लिखोगे तो कितनी जीरो आएगी 30 जीरो, यानी कि इस तरीके से कितना आता है 13 टाइम्स, यानी कि ये जीरो कितनी है 30 टाइम्स है, 30 टाइम्स है, तो ये जीरो कितने टाइम्स आई 30 टाइम्स। अब यहाँ लिया था 10 टू दी पावर x, जब x की जगह 10 टू दी पावर 3 रखेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा 10 की पावर 3 है, यानी कि 1000 करना है। तो 10 की पावर 1000 का मीनिंग क्या होगा, ये 10 है 1000 टाइम्स क्या होगा मल्टीप्लाई। अब देखिए 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितनी जीरो आएगी 1 2 3 4 सो ऑन, कितने टाइम्स आएगी 1000 टाइम्स, यानी कि देखिए कितना गैप आ गया। यहाँ तो एक के पीछे 1000 जीरो लग गई या एक के पीछे ओनली 30 लगी है, ये तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। दिस मीन्स ये जो फंक्शन है इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा होती है इस तरीके से। उसके बाद देखिए अब इसकी ग्रोथ रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। वो स्पेशल टाइप क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लिखा था 5 की पावर x 10 टू द पावर x 2 की पावर x सो ऑन। अब स्पेशल टाइप देखिए, एक बार इस ग्राफ को भी क्या कर देते हैं रफ ही कर देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बाद में बना लें। स्पेशल टाइप में क्या है, यहां मैं लिख देता हूं स्पेशल टाइप्स। जो फर्स्ट है वो होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम कैसे लिखते हैं 10 टू द पावर x, यानी कि जो 10 टू द पावर x फंक्शन है इसको एक अलग से नाम दे दिया कि ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखियो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, 1 की पावर कर लो 2 की पावर 3 की पावर, यानी कि किसी भी नंबर की पावर वेरिएबल x जो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो करोगे तो बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेंगे। लेकिन उसमें से जो 10 टू द पावर x है इसको हमने क्या लिया कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब दूसरा होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है e की पावर x। अब आप सोच रहे होंगे सर ये e तो पता नहीं क्या आ गया, ये अल्फाबेट है या इसकी कोई वैल्यू होती है इस तरीके से। तो यहां से देखिए e की पावर x एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये e क्या होता है। उसके बाद जो थर्ड में आ जाते हैं सारे के सारे इनको छोड़ के, जिनको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जिसमें क्या आता है a की पावर x। यहाँ a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस 10 वाली 10 हो गई तो उसको क्या नाम देंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल। a की जगह e आ गया तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल, जहां a की वैल्यू बस 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक से छोटी वैल्यू पे लिए एक या एक से छोटी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता, उसका भी अभी मैं रीजन आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। अब बात कर लेते हैं ई की कि ये ई एक्चुअल में है क्या। अब ये जो ई है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू, या फिर ई जो जिसने दिया था मैथमेटिशियन वो था ओलर, ठीक है। और इसको हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो क्या है ओलर, यानी कि EULER, लेकिन जनरली इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं ओलियर नंबर, ठीक है। ओलियर नंबर क्या बोला जाता है ओलियर नंबर, ज्यादातर ये यूज करते हैं क्योंकि ओलियर बोलना और ओलियर बोलना यानी कि प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ओलियर नंबर बोलते हैं। अब जो ई की वैल्यू है वो लाई करती है 2 और 3 के बीच में, इनकी जो ई की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 2.7182828, यानी कि समथिंग ऐसी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है।
और ये अपने आप में कैसी वैल्यू है, डेसिमल एक्सपेंशन से आप देख पा रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दिस मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। अब बात ये आती है कि 10 की पावर x को तो कॉमन लोग बोल दिया, चलो भी 1 और 0 यानी कि इस तरीके से कुछ तभी कैलकुलेशन इजी हो जाती होगी। अब इसको क्यों अलग नाम दिया कि ये जो 2.71 सो ऑन इसकी पावर x रखे, इसको एक अलग ही नाम दे दिया, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको एक अलग नाम क्यों दिया गया, अब वो चीज देखिए। अब कुछ चीजें क्या होती है कि हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हेल्प करती है, यानी कि जो ये मैथ फैला हुआ है हर जगह उसको समेटने में मदद करती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके लिए। अब जैसे ये e की पावर x है, ये e एक ऐसा फंक्शन है, यानी कि e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है। आप देखिए ग्राफ पे देखते हैं इसको, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये 0.1 होता है, ये ओरिजिन 0, यानी कि ऐसा कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आता है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव यानी कि d बाय dx ऑफ e की पावर x, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि यहां से जब आप इसका इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ये जो ये होता है एंगल थीटा, यानी कि स्लोप को हम क्या लिखते हैं, m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तब भी e की पावर x ही रहता है, कुछ नहीं चेंज होता। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहता है। अभी मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आएगा इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। यानी कि डेरिवेटिव भी सेम, इंटीग्रेशन भी सेम। और जो इसका स्लोप है, अगर आपको स्लोप निकालना हो e की पावर x का, वो क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है। यानी कि इसमें एक खास चीज है, डेरिवेटिव निकाल लो, इंटीग्रेशन निकाल लो, या इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि एक अजीबोगरीब फंक्शन हो गया कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, स्लोप सारी चीजें एक ही जैसी आ रही है। इस वजह से इसको एक अलग नाम दे दिया, क्या है वो, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। यानी कि बाकी जो सारे फंक्शन है, जैसे 2 की पावर x लिखो, 3 की पावर x लिखो, 4 की पावर x लिखो, उन सभी केस में ऐसा नहीं होता, उनका डेरिवेटिव कुछ अलग ही रहता है, इंटीग्रेशन कुछ अलग ही रहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ अलग ही रहते हैं। अब इसको नेचुरल लॉग नाम, सॉरी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम क्यों दिया गया, यानी कि किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो इसमें देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट आपने नाम तो सुना ही होगा, यानी कि नट बोल्ट, ठीक है। यानी कि उनको खोलने के लिए हम कुछ चाबियां यूज करते हैं, कुछ और कोई भी औजार हो सकता है। यानी कि छोटा नट है तो छोटी चाबी लगेगी, यानी छोटा नट है छोटी चाबी, बड़ा है तो बड़ी, यानी कि जितना ज्यादा साइज इंक्रीज होगा उतनी बड़ी चाबी या फिर किसी भी की हमें आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जितना छोटा होता है उतना छोटी। अब अगर मान लिए तो आपको एक ऐसी चाबी, ऐसी की मिल जाती है जो चाहे छोटा नट हो, छोटा या फिर बड़ा नट हो, सभी को ओपन कर देती है, खोल देती है। तो आपको क्या लगेगा, ये तो हमारे लिए सहूलियत हो गई। यानी कि अभी हमें क्या करना पड़ता था कि अलग अलग नट को खोलने के लिए अलग अलग चाबियों का यूज था, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसी की मिल गई। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे टूल आते हैं, ये जो हमारी साइट होती है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और भी Myntra.com, इस तरीके से इनकी ऐसे टूल्स पड़े रहते हैं जिसमें एक ही टूल्स की हेल्प से हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो वहां पे हमारे लिए क्या हो जाती है, सहूलियत हो जाती है, यानी कि चीजों को समझना आसान हो जाता है। अब अगर मैं हर एक फंक्शन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करूं, एक्सपोनेंशियल को, तो काफी मुश्किल होगा। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी हेल्प से हम जो मैथ फैला हुआ है उसको समेटने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये हमें सोल्व, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो काफी टाइप्स की प्रॉब्लम जिसको हम एक ही फंक्शन से सोल्व कर देते हैं, वो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कि e की वैल्यू यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये रख लो, यहाँ पे ये रख लो, यानी कि इस तरीके से। यानी कि काफी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन हो जाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये अजीबोगरीब क्यों है, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और स्लोप तीनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब इसको इस वजह से क्या बोला जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात आती है कि ये जो e की वैल्यू है वो 2.718 समथिंग क्यों होती है, इसका रीजन, यानी कि एक सीरीज होती है, जब आप 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 3/3 का फैक्टोरियल, सो ऑन लास्ट में इनफाइनाइट टाइम्स तक जब आप इस सीरीज की वैल्यू निकालते हैं
तो वो आता है 2.718 सो ऑन, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ई। ठीक है, अब आपके नॉलेज के लिए इतना ही काफी है कि ये ए की वैल्यू कहां से आई। अब ये चीज कहां से आया, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड टॉपिक है, काफी डीपली आपको इसको पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि ये कहां से आया। बस आप यहाँ ये समझे कि ई की वैल्यू इस सीरीज की हेल्प चाहिए, जब आप इस सीरीज को इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐड कर देते हैं तो वैल्यू मिलती है ई, यानी कि 2.718 सो ऑन, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इतना आप समझ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। उसके बाद इसकी हम और वैल्यूज के बारे में बात करते हैं कि और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब उसके बाद देखिए, अगर मैं y इज इक्वल टू, अब a की पावर x, यानी कि a की वैल्यू अगर आप कुछ लेना चाहे, मान लिया 10 ही ले लेते हैं, तो 10 की पावर x रख देते हैं। तो यहां देखिए, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। देन जब अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 10 टू द पावर 0 क्या हो गया, 1, y की वैल्यू क्या है 1। अब पुट x इज इक्वल टू ए पॉजिटिव लार्ज नंबर, ए पॉजिटिव लार्ज नंबर। अगर आप x की वैल्यू एक बहुत ही बड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं जो क्या है पॉजिटिव, जैसे y इज इक्वल टू 10 की पावर, यहां मैं लिख लेता हूं इस तरीके से, चलो 10,000 ही ले लेते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं। अब ये क्या रहता है, ये कोई ना कोई क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा। अब आप क्या करें, पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव लार्ज नंबर, यानी कि x की जगह नेगेटिव में एक बहुत बड़ा नंबर पुट कर दीजिए। तो यही हम पुट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x की जगह क्या लिख लेते हैं, माइनस में 10,000 लिख लेते हैं। जब 10 टू द पावर माइनस का 10,000 होगा तो ये क्या आएगा, 1/10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10,000। 1 की पावर में, यानी कि ये जो नेगेटिव पावर है नीचे जाके क्या होगा, पॉजिटिव। अब 1 को इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0 से। ग्रेटर देन किससे रहेगा, 0 से। अब आपने देखा कि x की वैल्यू हमने 0 भी पुट कर ली, सारे पॉजिटिव नंबर पुट कर लिए, सारे नेगेटिव नंबर पुट कर लिए, लेकिन कभी भी फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हुई और ना ही 0 से छोटी आई है। फंक्शन हमेशा क्या रहा, पॉजिटिव, 0 से बड़ा रहा है। अब 1 को जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड कर लीजिए कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वेरी क्लोज टू 0, यानी कि 0 के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 तो नहीं बनता। अब हम क्या मान लेते हैं, 1 को जैसे इनफाइनाइट से डिवाइड करें, ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई कि इनफाइनाइट है, तो हम उसको जनरली 0 ले लेते हैं। अब 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इतनी छोटी वैल्यू हो जाती है, यानी कि इतना 0 के नजदीक होता है कि लगभग हम उसको 0 इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि 0 मान लेते हैं इस तरीके से। लेकिन एक्चुअल में तो ये 0 नहीं है ना, यानी कि 0 के बिल्कुल पास है लेकिन 0 नहीं है। ये इन चीजों का आप ध्यान रखें। अब रिजल्ट में तो 1/इनफाइनाइट हम क्या यूज करते हैं, 0, लेकिन एक्चुअल में तो वो 0 नहीं होता। तो इस तरीके से अब यहां से ये स्टेप मैंने क्यों किया, ताकि इसकी डोमेन और रेंज आपको समझ आ सके। तो इसमें देखिए, अब मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं इसकी, कि प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा। तो यहां देखिए प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट हमने देखा कि डोमेन, कि जो डोमेन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, डोमेन यानी कि इनपुट वैल्यू, x की जगह अभी हमने क्या क्या पुट किया, भी पॉजिटिव लार्ज नंबर भी पुट कर लिया, 0 भी पुट कर लिया और नेगेटिव लार्ज नंबर भी पुट कर लिया। दिस मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो आप। सेकंड पॉइंट आता है रेंज, इसकी रेंज क्या होगी, भी x की वैल्यू चाहे आपने जो मर्जी पुट की हो, क्या फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई, नहीं आई, इनकी फंक्शन की वैल्यू क्या रही, हमेशा 0 से ग्रेटर रही। तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि ना तो 0 इंक्लूड होता है, 0 से आगे जो भी वैल्यू है वो सारी इसकी रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, जो पॉइंट 0 और 1 है ये सेटिस्फाई करते हैं
satisfies all exponential function, all exponential function, ये हर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये सेटिस्फाई क्यों करता है, जैसे देखिए यहाँ मैंने बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं, y इक्वल टू 5 की पावर x, y इक्वल टू 10 टू द पावर x, y इक्वल टू a टू द पावर x, y इक्वल टू a की पावर x, जितने मर्जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जब आप x की जगह 0 पुट कर देते हैं, 0 यानी कि किसी की भी पावर 0 हो तो वो फंक्शन क्या बन जाता है 1, तो y की वैल्यू क्या है 1, यानी कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो वो 0 1 पॉइंट से पास पक्का होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इज एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये ऊपर की तरफ लिखा है तो इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट ऑन एक्स एक्सिस पे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये पहले ग्राफ से समझे इसको, प्रॉपर्टी और ग्राफ दोनों साथ साथ कर लेते हैं। तो यहां से देखिए, ये किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अब हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले, ये पॉइंट यहाँ 1 ले लेते हैं, ये 0। अब मैंने क्या बताया कि हर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 1 से पक्का पास होगा, यानी कि अब सेकंड बात क्या बताई कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नेगेटिव कहाँ आएगा, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, यहाँ पे y क्या होता है नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ ऊपर दोनों क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव, यानी कि y इक्वल टू फंक्शन लेते हैं। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से ग्रो होगा, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल नजदीक हो सकता है, बिल्कुल इसके पैरेलल हो सकता है, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर गया, इसका मीनिंग क्या होता है कि वहां एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि अगर मान लिया ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ टच कर गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, y की वैल्यू 0। और अभी मैंने क्या बताया था कि y की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, x को जितनी मर्जी आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर लीजिए, जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 से बड़ा ही रहेगा कुछ ना कुछ, यानी कि बिल्कुल नजदीक हो सकता है लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा। ये किसके पैरेलल जाएगा, x एक्सिस के। बहुत ज्यादा नजदीक हो सकता है लेकिन कभी टच नहीं करेगा। तो इस तरीके से, यानी कि अब हम जब लेफ्ट साइड से यहां से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं एक्स एक्सिस पे, तो फंक्शन की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव लार्ज नंबर, हमने x को जब नेगेटिव लार्ज नंबर पुट किया था, देन the value of function tends towards 0, ठीक है, यानी कि 0 की तरफ क्या करती है, टेंड करती है। भी जैसे जैसे आप x को नेगेटिव लार्ज नंबर पुट करते हैं तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 के बिल्कुल क्लोज जाना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कभी भी 0 नहीं जाएगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि एक्चुअल में होता क्या है। इससे बेसिक मैंने कुछ आपको कंसेप्ट बताए। अब क्लास 12 के लिए आपको इतनी नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई है, यानी कि जो आप बुक की बात करें, अगर बुक में डायरेक्ट आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन देके उसका डिफरेंशिएशन किया हुआ कि डेरिवेटिव ये होगा, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, और कुछ 11th की प्रॉपर्टीज लिखी है। अब लेकिन वहां से काम नहीं चलता कि थोड़ा बहुत तो हमें आपको बताना पड़ता है कि एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल है क्या, और ये कहां से आया, इस तरीके का फंक्शन है और हम क्यों इसे यूज करते हैं। अब आगे जैसे जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन करते हैं वहां से चीजें आपको और ज्यादा पकड़ में आएंगी। यानी कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में सारा बता चुके हैं, अब इसी तरीके से हम लॉग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद इनके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, एक्सपोनेंशियल हम पढ़ चुके हैं। अब जो लोगारिथम फंक्शन है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में देखिए, लेट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x इक्वल टू b। अब यहाँ पे क्या लिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू ax इक्वल टू b है, यानी कि a की पावर x इक्वल टू b। देन वी कैन डिफाइन द log फंक्शन एज log b
टू द बेस ए इज इक्वल टू x होगा, जहां a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। ये मैंने अभी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या बताया था कि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही रहेगी, यानी कि 1 या 1 से कम वैल्यू पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। इसकी डोमेन और रेंज में भी मैंने आपको बताया था। एंड इट इज रिटन एज, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि लोग, और इसमें यहां क्या लिखा होता है, बेस ए बी इक्वल टू क्या होगा, x, जहां a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स जो log फंक्शन है, log फंक्शन डिफाइंस, वो डिफाइन करता है द पावर ऑफ द बेस, द पावर ऑफ द बेस, यानी कि बेस की पावर को ये डिफाइन करता है log फंक्शन। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे अगर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, 8, ठीक है, 2 की पावर 3 क्या लिया, 8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि log बेस 2 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। वही तो हमने लिखा था, a की पावर x इज इक्वल टू बेस b था, तो हमने क्या लिखा, log बेस a b इज इक्वल टू क्या था, x, यानी कि log बेस 2 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 3, यानी कि 2 की पावर कितना करें कि 8 आ जाए, तो कितना करोगे आप, 3। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां लिख देता हूं कि 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1000 है, 10 टू द पावर x 1000 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log बेस 10, वैल्यू क्या आ रही है, 1000 इज इक्वल टू क्या है, x, यानी कि 10 की पावर कितना करें कि 1000 आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, log बेस 10 1000 की वैल्यू होगी 3। तो इस तरीके से ये जो log फंक्शन है वो बेस की पावर हमें बताता है कि कितना पावर आएगा वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। तो ये log फंक्शन है। इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल की हेल्प से क्या पढ़ा, लोगैरिथम फंक्शन। अब आपको ये चीज तो पता चल गई होगी कि लोगैरिथम फंक्शन नहीं आया, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, उसी की वजह से हमने क्या पढ़ना पड़ा, log फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट ये क्या होता है, कन्वर्जन। जैसे छोटी क्लासों में हम क्या करते थे कि दो इक्वेशन हमें इक्वल गिवन है, लेफ्ट साइड में +2 है, राइट साइड में गया तो क्या हो गया, -2 हो गया। लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में गया तो डिवाइड में होगा। सेम एज इट इज, अगर लेफ्ट साइड में एक्सपोनेंशियल है तो राइट साइड में वो किस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, log में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में log है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों का क्या होता है, रिलेशन होता है लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जो ये log फंक्शन होता है इसमें भी स्पेशल टाइप होते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था एक्सपोनेंशियल में, स्पेशल टाइप्स में जो फर्स्ट है वो होता है कॉमन लोगैरिथम फंक्शन, कॉमन लोगैरिथम फंक्शन। कॉमन लोगैरिथम फंक्शन क्या होता है, जिसका बेस क्या हो, 10 हो, जिसका बेस क्या हो, 10। यही सेम एज इट इज हमने किस में पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल में। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, जिसमें 10 टू द पावर क्या हो, x हो। अब 10 टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 इक्वल, log बेस 10x इक्वल टू जो भी होगा, जो भी उसकी वैल्यू है, इस तरीके से। अब यहां से देखिए सेकंड होता है नेचुरल log। जो नेचुरल लोगैरिथम फंक्शन होता है, मैं सिर्फ अकेला log लिख रहा हूं, यानी कि कंप्लीट लोगैरिथम फंक्शन। वो क्या होता है, जब बेस में क्या आ जाता है, e आ जाता है, log बेस e x, इसको हम बोलते हैं नेचुरल log। और ये जर्नली कैसे डिनोट किया जाता है, ln से, ln x लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, नेचुरल log ऑफ x। ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब वो न्यूमेरिकल करते हैं तो इस टाइप से लिखा होता है ln x, यानी कि नेचुरल log ऑफ x, इस तरीके से। तो ये दो मेन टाइप है, कॉमन log और नेचुरल। तो ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, नेचुरल log, यानी कि 95% केस में हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल log ही पढ़ेंगे। log 10 के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं, यानी कि 5%। अब 5% भी ज़्यादा ही बोल दिया। अगर क्लास 12 की बात की जाए तो ये रेशो 99:1 हो जाता है।
ठीक है, यानी कि 99% तो आपको हर केस में क्या होगा, नेचुरल लॉग लिखा होगा, और एक ही परसेंट केस आएगा जिसमें बेस की वैल्यू चेंज होगी। यानी कि इस तरीके से अगर आपको सिंपल ये गिवन है कि log बेस x, तो अंडरस्टूड होता है जो log x अगर सिंपल लिखा है तो बेस वहां क्या है e, यानी कि अगर इस तरीके से लिख दिया जाए log 10 तो अंडरस्टूड है भी बेस यहाँ क्या है e। अगर नहीं लिखा है तो अगर उसने डिफाइन कर दिया कि log बेस 2x, तो अब तो बेस यहाँ क्या हो गया 2, क्योंकि डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर डिफाइंड ना हो, ये वही वाली बात होगी जैसे एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन निकालते थे तो क्या होता था कि पाई की वैल्यू हम जनरली क्या लेते थे 22/7, लेकिन जिस भी किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो वहाँ हमें क्या लेना पड़ता था 3.14। ये सेम वही चीज़ें हैं, अगर मेंशन है तो अच्छी बात है, मेंशन नहीं है तो क्या है वो नेचुरल लॉग है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद बढ़ते हम इसकी ग्राफ की तरफ कि ये जो लोगारिथम फंक्शन है इसका ग्राफ क्या होगा। अब ग्राफ से पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे मैंने अभी लिखा था कि 2 की पावर 3 8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 2 8 इक्वल टू 3 आया। और मैंने लिखा था कि 10 टू द पावर x अगर 1000 है तो मैं लिख सकता हूँ कि log बेस 10 1000 इक्वल टू क्या होगा x, जहाँ x की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी। लेकिन अगर किसी भी वैल्यू में मैं ये लिखूं कि log बेस 2 इक्वल टू ये 1 है, log बेस 2 1 की वैल्यू क्या होगी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि log डिफाइंस द पावर ऑफ द बेस, यानी कि 2 की पावर कितना करें कि 1 आ जाए, 2 की पावर कितना करें कि 1 आ जाए। दिस मीन्स 0 करना पड़ेगा, क्योंकि समथिंग की पावर क्या होता है 0 1। तो अब यहाँ से देखिए, अगर मैं लिखूं कि log बेस 10 0 है तो 1 है, तो 10 की पावर कितना करें कि 1 आ जाए, तो ये भी क्या होगा 0। अगर ऐसा लिखा है कि log बेस a और यहाँ क्या है 1, अब a की पावर कितना करें कि 1 आ जाए, तब भी 0। अगर ऐसा लिखा है कि log बेस x 1 है, भी x की पावर कितना करें कि 1 आ जाए, तब भी 0। अब इतना आपको समझ में आया, यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है, यानी कि log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0, यानी कि जो log 1 है उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। अब यहाँ बेस a की वैल्यू 1 से ग्रेटर कुछ भी हो सकती है, तो इस रिजल्ट को आपने याद रखना है कि log 1 हमेशा क्या रहता है 0, बेस जो मर्जी लिखा हो, यानी कि बेस लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ये लिखे log 1 इक्वल टू 0। अब बेस यहाँ जो मर्जी लिखा हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि ये किसको डिफाइन करता है पावर ऑफ द बेस को। अब उसके बाद सेकंड आती है, सेकंड में हम लिखते हैं कि अगर इस तरीके से गिवन हो कि log बेस 2, बेस में भी 2 हो और आगे भी 2 लिखा हो, तब क्या आएगा, यानी कि 2 की पावर कितना करें कि 2 आ जाए, तो वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं लिख दूं कि log बेस a और यहाँ भी a है, a की पावर कितना करें कि a आ जाए, दिस मीन्स 1। अगर लिख दिया कि log बेस e और यहाँ e है, a की पावर कितना करें कि e आ जाए, दिस मीन्स 1। तो इस तरीके से अगर ऐसे भी है कि log बेस x इक्वल टू क्या होगा, यानी कि x की पावर कितना करे कि x आ जाए, तो वैल्यू क्या होगी 1। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। अगर यहाँ बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो रिजल्ट में 1 मिलता है, अगर यहाँ वैल्यू 1 हो, बेस जो मर्जी हो, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है 0। अब उसके बाद देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हो कि log बेस a 0, log बेस a 0, इसका मीनिंग क्या हुआ भी a की पावर कितना करें कि 0 आ जाए। क्या a की पावर कुछ ऐसा किया जा सकता है कि वैल्यू 0 हो जाए, तो इस केस में वैल्यू क्या होती है नॉन डिफाइंड, ठीक है, नॉन डिफाइंड, सॉरी नॉट डिफाइंड, नॉन डिफाइंड नहीं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि अगर वैल्यू 0 है तो नॉट डिफाइंड होती है, बेस चाहे कुछ भी हो, यानी कि डायरेक्ट अगर आप लिखें कि log 0 जो होता है, log 0 वो क्या होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी वैल्यू को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अब a की वैल्यू इसने क्या बोला था ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि बेस यहाँ क्या हो 1 से बड़ा हो। अब उसका भी रीजन देते हैं। अब चलो एक और दो एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि बेस में ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम उल्टा चलते हैं 1 ही ले लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट बहुत आते हैं कि सर आपने 1 से ग्रेटर लिखा है, आपने 1 से छोटा क्यों नहीं लिखा, ऐसा बताइए। तो हम 1 से ग्रेटर लिखा है, 1 से छोटा तो यहाँ लिख लिया, यानी कि आप 1 लिख लेते हैं, तो log बेस 1 मान लिया, यहाँ 4 लिख दिया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, भी 1 की पावर कितना करें कि 4 आ जाए, तो दिस मीन्स 1 की पावर कितना करें कि 4 आ जाए। क्या ये डिफाइन हो सकता है, 1 की पावर कितना करें कि ये 4 आ जाए, यानी कि ये वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है। भी 1 की तो जितनी मर्जी पावर करो, तो ये क्या रहेगा, नॉट डिफाइन। अब उसके बाद 1 का केस एक और ले लेते हैं। मैंने बोला था कि अगर बेस भी सेम हो और यहाँ वैल्यू भी सेम हो, तो वैल्यू क्या आती है, 1। वैल्यू क्या आती है, 1, अभी बताया था। लेकिन वो कब होता है, जब यहाँ बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। लेकिन अगर 1 हो, भी 1 की पावर कितना करें कि 1 आ जाए। अब आप बोलोगे सर 1 कर दीजिए, कोई दूसरा बोलेगा 2 कर दीजिए, तीसरा बोलेगा 3 कर दीजिए, यानी कि यहाँ वैल्यू 0 से लेके 0 भी हो सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी, सो ऑन, कुछ भी आ सकती है भी। यानी कि 1 की पावर कितना करे, 1 आ जाए। 1 की पावर 0 करोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 1 करोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तब भी 1 आएगा। इस वजह से जो लोग है 1 और उससे छोटे नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता, सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए। यानी कि बेस हमेशा आपको ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा। अगर लोग के केस में बेस 1 या लेस देन 1 है, दिस मीन्स वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये लोग के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। अब ग्राफ देखिए इस तरीके से, मैं कुछ फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं कि y इज इक्वल टू log बेस 2x है, दूसरा ले लेते हैं 2 से बड़ा बेस ले लेते हैं e की पावर x से, या फिर y इज इक्वल टू log बेस 4x ले लेते हैं। उसके बाद कॉमन log पे चले जाते हैं कि log बेस 10x है। तो अब इसका ग्राफ समझते हैं। अब ग्राफ इस तरीके से अब देखिए, मैंने बोला था कि अगर x की वैल्यू यहाँ 1 हो जाती है, when x इज इक्वल टू 1, चाहे कोई भी फंक्शन, अब देखिए 4 फंक्शन लिख चुका हूं, when x इज इक्वल टू 1, सभी में 1 पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1 1 1 1, log बेस 2 1 का मीनिंग क्या होगा, 2 की पावर कितना करें कि 1 आ जाए, तो y की वैल्यू क्या हुई, 0। यानी कि हर एक फंक्शन में जब x को 1 पुट कर रहे हो, देन y की वैल्यू क्या हो रही है, 0। y की वैल्यू क्या हो रही है, 0। दिस मीन्स ये 0 और ये 1, तो ये कौन सा पॉइंट होता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। यानी कि चाहे कोई भी log फंक्शन हो, वो इस पॉइंट से पक्का पास होगा। किससे, 1 0 से, 1 0 से उसका ग्राफ पक्का पास होगा। यानी कि इस तरीके से। अब देखिए जो log फंक्शन का ग्राफ होता है वो ऐसे आता है, या फिर वो ऐसे आता है, या फिर अगर ऐसे है तो इस तरीके से आता है, या फिर थोड़ा और स्टिक होता है तो वो ऐसे आता है, इस तरीके से। अब जैसे यानी कि जितना ज़्यादा बेस होगा, ये ग्राफ हम मान लेते हैं log बेस 10x का है, ऊपर वाला है y इज इक्वल टू log बेस 4x का है, ऊपर वाला है log बेस ex का है, ऊपर वाला है y इज इक्वल टू log बेस 2x का है। यानी कि जितना ज़्यादा बेस होगा, जितना ज़्यादा बेस होगा उतना ही y की वैल्यू छोटी आएगी। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू बहुत कम है, बेस थोड़ा कम किया तो y की वैल्यू बढ़ गई, बेस को और कम किया तो y की वैल्यू बढ़ गई, बेस बिल्कुल 2 पे ले गए तो y की वैल्यू और ज़्यादा स्टीप हो गई। यानी कि फंक्शन ग्रो कब करेगा, जब बेस की वैल्यू कम होती जाएगी। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बेस 10 लिया था, क्या लिया था, बेस 10। तो लेट सपोज अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस 10x को कि 10 टू द पावर x, 10 टू द पावर इस तरीके से इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि log बेस 10x है तो 10 टू द पावर y इज इक्वल टू क्या है, x। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया कि 10 की पावर कितना करें कि x आ जाए, यही है ना कि 10 की पावर कितना करें x आ जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर yx। यानी कि अगर मान के चलो कि आपको ये चाहिए 1000 या फिर 10,000 चाहिए, भी x की वैल्यू आपको 10,000 चाहिए। अब बेस आप ले रहे हैं 10, तो यहाँ 10 की पावर आपको कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। भी 10 की पावर 4 किया तभी तो क्या आया,
10,000, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या हुई 4, लेट सपोज ये है। लेकिन अगर आप बेस को कम कर देंगे, बेस चले जाइए 4 पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी 4 टू द पावर y इज इक्वल टू x। अब x ही हमें क्या चाहिए था 10,000, तो अब 4 की पावर कितना करें कि 10,000 हो जाए। अब 4 की तो पावर कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ेगी तभी 10,000 आएगा, तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर इसकी बात करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर y इज इक्वल टू x। इसका मीनिंग क्या होगा, x हमें अभी भी कितना चाहिए 10,000 चाहिए, कि 2 की पावर यहाँ क्वेश्चन मार्क कितना करें कि 10,000 आ जाए, यानी कि जितना बेस घट रहा है उतनी हमें पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि जितना बेस घटा उतनी ही पावर इंक्रीज हुई। पावर इंक्रीज यानी कि y की वैल्यू इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हम बेस कम करेंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से तो ये था लॉग फंक्शन का ग्राफ। अब एक चीज़ और ध्यान रखें भी, ये जो ग्राफ है लॉग फंक्शन का, ये कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि y की वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती। y की वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, y की वैल्यू जीरो होने का मीनिंग क्या है कि पावर जीरो है। सॉरी एक बार देखें, y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब देखिए y की वैल्यू जीरो तो यहाँ हो रही है ना, इस तरीके से y की वैल्यू y की वैल्यू जीरो हो सकती है, x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये यहाँ पे देखिए कौन सा एक्सिस है, इस तरीके से, यानी कि अगर x की वैल्यू यहाँ जीरो हो गई तो ये किसको टच कर देगा y को, x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब जीरो क्यों नहीं हो सकती, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर log बेस a जीरो है समथिंग y के, ये x की वैल्यू क्या ली जीरो, इसका मीनिंग क्या है भी a की पावर कितना करें कि जीरो आ जाए, a की पावर कितना करें कि जीरो आ जाए। तो यहाँ ये y क्या आ रहा था नॉट डिफाइंड, क्या आ रहा था नॉट डिफाइंड, यानी कि कहने का मीनिंग अगर x की वैल्यू जीरो हो गई, क्या हो गई x की वैल्यू यहाँ जीरो हो गई, तो y की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं होगी, y की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो लॉग फंक्शन का ग्राफ है ये सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे आया था, इस तरीके से, ये पॉइंट क्या था x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या थी 1, यानी कि इस तरीके से ग्राफ आया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी कि y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ इस तरीके से आया था। अब ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट और सेकंड में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड में ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड में रहेगा, क्योंकि y ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब लॉग फंक्शन में x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ में एग्जिस्ट करता है, यानी कि दोनों फंक्शन के ग्राफ किस क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये ग्राफ एंट्री ही नहीं मारेंगे, तो ये ध्यान रखें। अब उसके बाद देखिए, हम एक्सपोनेंशियल पढ़ चुके हैं, लोगरिथम पढ़ चुके हैं, अब बात आती है उसके बाद देखिए कुछ और पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम के बारे में। अब लोगरिथम की प्रॉपर्टी रहेगी अभी कि प्रॉपर्टी क्या होती है लोगरिथम फंक्शन की। चलो ग्राफ तो अब तो रफ ही कर दिया, दोबारा से फिर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए एक बार और ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से। अब ये 0 है, ये पॉइंट है x की वैल्यू 1 0, ये पॉइंट है 0 और 1। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा था, इस तरीके से था। तो इसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू e की पावर x। अब ये जो फंक्शन का ग्राफ था लोगरिथम फंक्शन का, वो इस तरीके से था, यानी कि ये है y इज इक्वल टू log बेस ex, यानी कि ये क्या था नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या था नेचुरल लॉग। अब प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लिखते हैं अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, कि लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। अब फर्स्ट क्या कह रहे हैं, एवरी लॉग फंक्शन पासिस थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास करेंगे 1 0 से, यानी कि ये उनका पासिंग पॉइंट होगा चाहे कोई भी लॉग फंक्शन हो। उसके बाद सेकंड डोमेन क्या होगी लॉग फंक्शन की, डोमेन यानी कि जो एक्सपोनेंशियल की रेंज थी वो इसकी क्या हो जाएगी डोमेन,
इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन। अब एक्सपोनेंशियल क्या दे रहा था, रेंज में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था 0 to इनफाइनाइट, तो इसकी डोमेन क्या हुई, 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का कभी भी हम लोग नहीं निकाल सकते। जैसे अगर ये हो कि log बेस e -2 लिख दिया, भाई e की पावर कितना करे, -2, क्या कभी आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा, यानी कि ये डिफाइंड नहीं होता। log फंक्शन डिफाइंड होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, तो जैसे मैंने लिखा 0 से इन्फिनिटी, तो इस तरीके से। उसके बाद रेंज, यानी कि रेंज में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल नंबर, ठीक है, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन किसी नंबर का लोग तो नेगेटिव में आ सकता है, ये ध्यान रखें भी। अगर किसी भी फंक्शन का लोग निकालें तो वो नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का लोग हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद बस आपने लिख लिया कि जैसे हम बेस को बढ़ाते हैं तो फंक्शन की ग्रोथ है जो वो इंक्रीज होती है। उसके बाद देखिए, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी लॉग से रिलेटेड, कुछ और आगे हम पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ से देखिए, ये जो लाइन होती है ये अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से फंक्शन होता है, y = x। अगर इसको मिरर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, मिरर, यानी कि इस तरीके से लेट अस सपोज इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं, ये क्या है, मिरर है। अगर ये मिरर है और यहाँ से देखिए एक्सपोनेंशियल, यानी कि यहाँ भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ नेचुरल लॉग फंक्शन है, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, दिस मीन्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ लॉग फंक्शन। ये क्या होता है, लॉग फंक्शन का मिरर इमेज होता है। यानी कि अगर आप मिरर के सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ रख देते हैं तो मिरर में आपको लॉग फंक्शन का ग्राफ नजर आएगा, या फिर मिरर के सामने आप लॉग फंक्शन का ग्राफ रख देते हैं तो मिरर में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ दिखेगा। बस शर्त क्या है कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ ये ले लेता हूँ कि y = a⁴x का ग्राफ है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ भी बेस क्या होना चाहिए, y = log बेस ax ही होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ये एक दूसरे का मिरर इमेज बनेंगे। अब ये नहीं कि वहाँ तो आप बेस 10 ले रहे हैं जो मिरर के सामने रख रहे हैं, और अंदर भी जो ग्राफ बनेगा वो log बेस 10 का ही बनेगा मिरर के अंदर। इस तरीके से आप ध्यान रखें, यानी कि आप यहाँ बेस 10 ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो मिरर में वो नेचुरल लॉग क्यों नहीं आ रहा, वो ग्राफ भी किसका आएगा, कॉमन लॉग का ही आएगा। अगर यहाँ कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है तो यहाँ भी आपको ग्राफ किस चीज़ का मिलेगा, कॉमन लोगरिथम फंक्शन का ही मिलेगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये थी थोड़ी बहुत जो भी आप मेरे पास जानकारी थी जो क्लास 12th के हिसाब से आपको पढ़नी है। यानी कि ये नहीं कि एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम का चैप्टर ही ओवर हो चुका है, बस इससे ज़्यादा हम पढ़ ही नहीं सकते। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसके बारे में जितना ज़्यादा बोला जाए उतना ही कम, क्योंकि अभी हम 12th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि हमें ग्रेजुएशन का मैथ करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन MSc वगैरह का हम मैथ कर रहे हैं, तो वहाँ तो इसको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ा जाता है। लेकिन क्लास 12th के हिसाब से इतना बहुत हो चुका है कि इतनी नॉलेज आपको हो एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम फंक्शन के बारे में, तो इजीली हम डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। उसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टी होती है भी, अब मैं लिख देता हूँ सम प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपकी बुक में भी गिवन है, सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ। तो जैसे फर्स्ट है, अगर आपको गिवन है a⁴m + n, तो उसको आप लिख सकते हो a⁴n × a⁴n, बेस से पावर ऐड हो जाएगी एक्सपोनेंशियल, यानी कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सेकंड पे आइए, अगर इस तरीके से a⁴m/a⁴n है तो उसको आप लिख सकते हैं a⁴m - n। थर्ड आइए, a⁴m और उस पूरे की पावर n है तो आप लिख सकते हैं a⁴mn, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती है, ये ऑलरेडी आपको पता था। अब आते हैं log की प्रॉपर्टी पे, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर log बेस a mn लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हैं, log बेस a m और प्लस में log बेस a n, यानी कि अगर ये मल्टीप्लाई में हो, जैसे मैं एग्जांपल अगर निकालना चाहूँ कि log बेस यहाँ e बेस 6 की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस e
2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो आप log बेस ई 2 की वैल्यू निकाल दीजिए, प्लस में कर दीजिए log बेस ई 3 की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आएगी, log बेस ई 6 की वैल्यू आएगी, इस तरीके से। फिफ्थ है, अगर log बेस ए m अपॉन n है तो आप उसको लिख सकते हो log बेस ए m माइनस log बेस ए n। जो सिक्स्थ है वो है, अगर log बेस ए m टू द पावर n लिखा है, अब ये तीनों जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी है यही डेरिवेटिव में यूज होंगी, तो आप पावर को आगे लिख सकते हैं n और log बेस ए m लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। यानी कि अगर आपको log बेस ई 2 की पावर 3 यानी कि 8 का log निकालना है तो आप 3 को आगे लेके और log 2 यानी कि log 2 की वैल्यू को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी log 8 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि log बेस ई 2 की पावर 3 क्या होता है 8, इसकी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी और सिक्स्थ। उसके बाद जो अभी मैंने आपको बताई थी कि log बेस ए और यहाँ भी a हो तो a की पावर कितना करें कि a आ जाए, ये 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पे है log बेस a, अगर यहाँ 1 गिवन हो तो वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि अभी मैंने बताया था कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, एक दो प्रॉपर्टी और लिखी हैं आपकी बुक में, उनका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, जहाँ यूज़ होगा हम वहीं बता देंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ तो उस क्वेश्चन में उसको डिफाइन कर दिया जाएगा कि ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम का टॉपिक। ये जो एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम फंक्शन होते क्या हैं, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखिए डेरिवेटिव नहीं पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लोगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में होते क्या हैं, हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं, इस तरीके से। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इनका जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लोगरिथम फंक्शन का, वो हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इनका डिफरेंशिएशन कि एक्सपोनेंशियल और log फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। किससे निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो यहाँ से देखिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, यानी कि d/dx ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये डिफरेंशियबिलिटी के केस में भी हमने पढ़ा था। तो अब हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका, e टू द पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी कि जहाँ x है वहाँ x प्लस h पुट करेंगे, तो e की पावर x प्लस h माइनस f ऑफ x यानी कि क्या है e की पावर x, यानी कि जो हमें y फंक्शन गिवन है वो क्या है e की पावर x है, जिसको हम क्या लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू e की पावर x। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपॉन, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी h, तो यहाँ से देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर x कॉमन, अंदर वैल्यू क्या बची, या फिर इस तरीके से एक स्टेप और लिख के दिखा देता हूँ, e की पावर x प्लस h को क्या लिखते हैं e की पावर x इंटू e की पावर h, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी माइनस e की पावर x अपॉन h। उसके बाद देखिए e की पावर x दोनों में से कॉमन आ रहा है तो उसको बिल्कुल बाहर ही लिख लेते हैं। उसके बाद लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर x कॉमन आया तो यहाँ से वैल्यू क्या बची e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, जो ये रिजल्ट आया है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या रहती है 1। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 13 में। दिस मीन्स जो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x आया वो क्या हो गया e की पावर x ही हो गया। मैंने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी करवा रहा था तो मैंने क्या बताया था, ये अजीबोगरीब फंक्शन है, डेरिवेटिव भी वही, इंटीग्रेशन भी वही, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी वही, यानी कि सब कुछ एक ही आता है इसका e की पावर x। अब देखिए e की पावर x का तो डेरिवेटिव निकाल दिया आपने। अब सेकंड प्रिंसिपल से देखें, अगर आपसे पूछा जाए भी e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा,
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x तो एज इट इज, लेकिन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यानी कि एंगल यहाँ क्या है इसकी पावर। बाकी फंक्शन में हम क्या बोलते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव साथ में, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ पावर तो साथ में लगेगा। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 e की पावर 2x। अगर इसी तरीके से आपने डेरिवेटिव निकालना है e की पावर mx का, तो e की पावर mx एज इट इज इनटू में mx का डेरिवेटिव क्या होगा, m हो जाएगा। तो इस तरीके से, या फिर अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो e की पावर साइन x का, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, e की पावर साइन x एज इट इज इनटू में साइन x का डेरिवेटिव कोस x, और एंगल x का डेरिवेटिव तो 1 होता ही है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव की। ओ सॉरी, एक्सपोनेंशियल तो हो गया, लोगरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव की, यानी कि जो लॉग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए एक्सपोनेंशियल में मैंने आपको और भी फंक्शन बताए थे, सिर्फ ये नहीं कि e की पावर में हो, 10 की पावर में भी हो सकते हैं और 2 की पावर, यानी कि कुछ भी हो सकता है। चलो उनको भी एक बार देख लेते हैं लोगरिथम से पहले, कि y इज इक्वल टू अगर 10 टू द पावर x हो तो डेरिवेटिव निकालना अपने विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहते हैं कि ये डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, लेकिन इनटू में क्या लगेगा, log 10, यानी कि ये जो बेस है वो log 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x हो तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर x इनटू में log 5। अब log 5 और log 10 ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब इसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू किसी भी a की पावर x हो, जहाँ a क्या है ग्रेटर देन 1 और ये क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, इनकी a की पावर x इनटू में log a होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी अब ध्यान में आ गई मेरे को, कि अगर y इज इक्वल टू आपको गिवन हो e की पावर log x, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो e और log है ये कैंसिल हो जाते हैं, तो वैल्यू क्या बचती है, x। अगर इसी तरीके से y इज इक्वल टू e की पावर log और log के एंगल में साइन x हो, तो ये इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन x लिख सकते हैं। तो ये भी लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ही थी। अब देखिए, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं लोगरिथम के डेरिवेटिव पर, कि जो लोगरिथम फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल की जगह मैं लिख लेता हूँ लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम लोगरिथम फंक्शन ले लेते हैं, लेट इज इक्वल टू y है जो log x है। अब x को थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं x है या n है। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू log x है। अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं भी। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log x किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने क्या लिखा था, f ऑफ x प्लस h, तो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, log x अपॉन h, ये हो गया। उसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h तो बाहर, अब अंदर क्या बना, log m माइनस log n, जो अभी प्रॉपर्टी बताई थी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log m बाय log n, इस तरीके से log m बाय n होगा। अब उसके बाद देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन h, ये है log, कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं। अब अलग अलग से डिवाइड करोगे, x अपॉन x 1 प्लस ये क्या हो गया, h अपॉन x, इस तरीके से। अब मैं आपको log की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो आगे आपके काम आएगी, या कि log 1 प्लस x है, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4, फिर प्लस एक्स टू द पावर बाय 5, सो आगे क्या आएगा माइनस, यानी कि इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स तक।
यानी कि ये जो log 1 प्लस एक्स है हम उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स तक हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सर प्रॉपर्टी कहाँ से लिख दिया, आप चेक कर सकते हैं कहीं से भी। तो ये log 1 प्लस एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी होती है जो ये आपके सिलेबस के अंदर तो मैं बोलूँगा कि ये नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 बाई एच, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, h बाई एक्स एज इट इज़ माइनस एच स्केयर बाई एक्स स्केयर प्लस एच क्यूब बाई एक्स क्यूब। उसके बाद सॉरी यहाँ 2 भी आएगा, यहाँ 3 भी आएगा, क्योंकि 2 और 3 भी लगाने हैं ना साथ में। उसके बाद माइनस एच की पावर 4 बाई 4 एक्स की पावर 4 प्लस सो ऑन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ h के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, h के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, तो h से h एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, 1 अपॉन एक्स। यहाँ h से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक पावर इसकी कम हो जाएगी, h अपॉन 2x स्क्वायर प्लस इसकी एक पावर कम होगी तो h स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब माइनस h क्यूब अपॉन 4x की पावर 4 प्लस सो ऑन। इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए, जब आप h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे लिमिट में, तो ये सारी टर्म यानी कि सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के ये जो सारी टर्म्स हैं ये क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है h, यानी कि 0 अपॉन समथिंग क्या होता रहेगा, 0। तो यहाँ से वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, 1 बाई एक्स, और इसमें h हम पुट इन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो डेरिवेटिव आया d बाई डी एक्स ऑफ log x, उसकी वैल्यू क्या ही, 1 बाई एक्स। तो इस तरीके से आप लोगरिथम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, अभी आपने क्या निकाला, यही लिख लेते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 बाई एक्स। अगर इसी तरीके से डेरिवेटिव निकालना है log 2x का, किसका, 2x का, तो वही सेम एज इट इज 1 अपॉन क्या आएगा, 2x, लेकिन इन 2 में log के एंगल में जो है वो क्या है, 2x, उसका भी डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2। अब ये क्या था, 1 अपॉन 2x, तो कैंसिल हुआ, तो इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स। अब उसके बाद देखिए, अगर डेरिवेटिव आपने निकालना हो log ऑफ एक्स स्क्वायर का, किसका, log ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई एक्स स्क्वायर इन 2 में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई, 2 बाई एक्स आई। अब इसी तरीके से अगर डेरिवेटिव आपको निकालना हो log साइन एक्स का, log साइन एक्स, यानी कि एंगल में है log के, तो क्या आएगा, 1 बाई एंगल जो है साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, तो कोस बाई साइन ये क्या हो गया, कोट एक्स। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम फंक्शन है जो सारे, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि कैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन में इनका काम आता है, यानी कि जो डेरिवेटिव है इनका हम कैसे यूज़ करते हैं, जो अभी प्रीवियस में कंसेप्ट बताए हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अच्छी तरीके से पकड़ में तब आती है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके से। अब अगर मैं सिर्फ आपको बोले जा रहा हूँ और आपको सुन के समझ में नहीं आता जब तक आप खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी।